और नीला कबूतर कोई होना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, लगे चंद्रशेखर भाई आपने तो बहुत सारे रैली अनाउंस कर दिए, तो आपने मुहूर्त दिखाया नहीं दिखाया। मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूं कि मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूं। मैं तो मानता हूं हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं। इस देश में दो ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा, जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 है वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो है अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा है असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। और क्योंकि आज साल का सबसे छोटा दिन है, आज के बाद बड़े दिनों की शुरुआत होगी, और आज सबसे लंबी रात होगी साल की। लेकिन मेरे साथियों, इस काली घनेरी रात से लंबी रात, बहुत लंबे समय से हम कमजोर वर्गों के ऊपर मंडरा रही। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने के पीछे मेरा उद्देश्य अगर कोई है तो वो भक्ति का नहीं है। वो उद्देश्य अगर है तो एकमात्र उन महापुरुषों के संघर्षों को याद रखने का अवसर है कि उनके संघर्ष को हम याद रखें और उनके संघर्षों पे, उनके विचारों पे, उनके रास्तों पे चल के हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्य को पूरा करें। यह हमारे सामने चैलेंज भी है, चुनौती भी है, और हमारे ऊपर यह एक प्रश्न चिन्ह भी है कि जिस समाज में इतनी बड़ी जिसकी आबादी हो, इतनी संख्या में जिसके पास जनबल हो, अगर मनोबल वो बढ़ा ले तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कमजोर वर्गों का राज होगा, और नीला कबूतर कोई होना हो, चारों तरफ नीला बाज होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु वाल्मीकि जी, संत गाडगे जी, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मां अल्याबाई होलकर, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फातिमा शेख, मां फूलन देवी, संतराम बीए प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्यारे साथियों, मैं एक बात अपनी बात को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, और ये जो बात है ये संकल्प भी है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए या आपकी आंख का आंसू पूंछने के लिए लग जाएगा, तो मैं आज वचन देके इस पावन अवसर पे कहता हूं कि कभी मैं उस खून के कतरे की परवाह नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। यहां लाठी डंडे बंदूकों से आप हिंसा तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। अगर हमारे महापुरुष चाहते तो वो हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन हिंसा हमारे महापुरुषों ने हमें नहीं सिखाई। हम संविधानवादी लोग, अगर हमें कोई कटु शब्द कहता है तो हम शब्दों के बाणों के आधार पर उसका जवाब देते हैं और तर्क के साथ जवाब देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है और इसमें जो कमजोर वर्ग का नौजवान आया है, उस नौजवान को मैं संदेश देने के लिए आया। मेरे मंच पे इस तरफ मेरी बहनें, मुझसे बड़ी छोटी, बड़े अभिभावक, पार्टी के सामान्य नेतागण, ये सब लोग जिम्मेदार हैं, समझदार। लेकिन असली चिंता आपको लेकर है। असली चिंता आपको लेकर है कि अगर आप नौजवानों ने ये ऐसो आराम, अंधविश्वास, पाखंडवाद का जीवन छोड़ के समाज का नेतृत्व करने के लिए अब निर्णय नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस देश में पुनः गुलाम हो जाएंगे, जिस तरह के आज हालात बने हुए देश के अंदर। इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हमारा पाल समाज का परिवार है, जिनकी इच्छा थी कि मैं यहां आऊं। और आपने जो भाईचारा बनाकर संदेश देने का काम किया है, इससे शाम तक लखनऊ की नींद तो खराब होगी, लेकिन रात में नींद दिल्ली के लोगों को भी नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, कमजोरों वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, यह राजनीतिक भाईचारा नहीं है। मैं आज के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो आंदोलन नायकों के रूप में चलाया है, आज की जाति व्यवस्था में मैं बस आपको बताना चाहता हूं। आप घर जाकर चिंतन मनन करना कि मैंने जो बात आपसे कही वो क्यों कही और आपको करना क्या है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार, अपमान सहने का काम किया, जिन्होंने उस समय में 2 दर्जन के करीब स्कूल खोल के कमजोर वर्गों के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाने का काम किया, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आज जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको हम सैनी कहते हैं, मौर्य कहते हैं, साक्य कहते हैं, कुशवाहा कहते हैं। ये पूरा एक वंश है और ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर से पहले हमारे नायक हैं, हमारे गुरु। उनके बाद आरक्षण के जो जनक हैं, जिन्होंने 1902 में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया, वो छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको हम लोग कुर्मी वंश के रूप में जानते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में आते हैं। उनके बाद
जिन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद पर चोट की, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, आज का जो हमारा पाल बघेल समाज है वो इसी समाज के रूप में और हमारे नायक के रूप में चमक रहे हैं। पेरियार ललन यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, ये सब महापुरुष जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, सामाजिक न्याय सिखाया, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। किनको? महामानव तथागत बुद्ध को, गुरु कबीर को, और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यहां से परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके तमाम तरह के जो कार्य उन्होंने किए उसके आधार पर उन्होंने गुरु माना। तो जिनको बाबा साहब ने गुरु माना वो हमारे गुरु हुए नहीं हुए? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हुए नहीं हुए? बहुत अच्छी बात। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछड़ा वर्ग जो है ये हमारा परिवार है और अपने परिवार के साथ हमें मिलजुल के रहना है। किसी भी कीमत पे हमारा भाईचारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज धर्मों में बटा हुआ है, और क्योंकि हम जाति व्यवस्था में जब पैदा होते हैं तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का, मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के मक्कड़ जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का कड़वा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए इस देश में बनाई गई। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, ना जाति, ना धर्म, ना वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर रखने का जो षड्यंत्र किया है उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में 2 ही विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा जिसके पहरेदार हम लोग खड़े हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरी माए बहनें आए हैं, और एक दूसरी विचारधारा जिसको हम गैर बराबरी पर आधारित मनुवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, जो अमीर गरीब की बात करती है। इन दोनों विचारधाराओं में बहुत कम अंतर है। एक विचारधारा 4 पे टिकी है। 4 है वो आम वाला है। पहला है अंधविश्वास। जितना अंधविश्वास फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा वो है अन्याय। जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा है असत्य। जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत होगी। और इसकी काट भी जो है वो 4 ही है। लोकतांत्रिक भारत में 4 ही इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग अगर भाईचारा बना ले तो मैं लिख के देता हूं। आज मैं इस गांव में निकल के आया हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जितने गांव पड़े हैं वो दलित पिछड़े वर्ग के गांव हैं, क्योंकि उन घरों की हालात बताती है कि 75 साल बाद भी वो गांव सुख सुविधा और संपन्न नहीं हो पाए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई घर सामने सड़क पे घर बन गया है तो पलस्तर नहीं है, दरवाजे नहीं है, घर के आंगन में जो व्यवस्था है वो खुद बताती है कि इस परिवार का आदमी सुबह कमाने जाता है, तब शाम के टाइम बच्चों के पेट में रोटी
और उनके लिए व्यवस्था होती है। ये किसकी देन है? क्या ये देश गरीब है? नहीं। मैं लोकसभा का सदस्य हूं, मैं लोकसभा में बैठ के हर एक चीज पे ध्यान देता हूं। देश गरीब नहीं है, लेकिन इस देश का धन, इस देश की संपत्ति, इस देश की जमीन चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। जब तक धन धरती राजपाट का बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखना। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, गौर करो। देश आजाद हुआ कब? जोर से बताओ, जोर से बताओ। आजादी की आवाज मजबूत आनी चाहिए। कब आजाद हुआ? अभी भी नहीं आई, बहुत कमजोर हो तुम लोग। गुड गुड। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? जोर से बताओ, कब लागू हुआ? असली आजादी कब आई? जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने सुनिश्चित किया कि इस देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किसी को भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं किया जा सकता। अवसर की समता होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वोट का अधिकार होगा, और इस वोट के अधिकार के जरिए आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकत में ला सकते हो। अब मैं दो चीजों पे आज मुझे आपसे बात करनी। अभी हमारे यहां एसआईआर हो रहा है। एसआईआर पे डिबेट हुई, पता नहीं आप सब लोगों ने सुनी, लेकिन अगली 5 मिनट में मैं आपको एहसास कराना चाहता हूं कि इस देश में कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, छीनना पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बहुजन समाज के पहरेदारों, मैं आपको याद दिलाता हूं 1919 की। 1919 में से पहले इस देश में 3% लोग वोट देते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बोल के बताया करो, कितने परसेंट लोग? बहुत अच्छी बात। फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति आई, सुधार हुआ, और सुधार में तय हुआ कि वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जो टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जिनके पास बहुत सारी जमीन है, जो जमींदार। फिर और सुधार हुआ, बहुत सारे लोगों को और उनको भी ऐड करना चाहिए जिनके पास बिजनेस है, व्यापार है, बहुत सारी धन संपत्ति है। और लोग जुड़े, ऐसे लोगों को भी जो राजा महाराजाओं के परिवार के हैं, ऐसे लोगों को भी वोटों में ऐड करना चाहिए। फिर और लोग जुड़े जो बहुत पढ़े लिखे। वोटों की संख्या बढ़ के हो गई 15%। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इस देश में जब इस देश की संख्या, भारत अंग्रेजों के गुलाम था, 30 करोड़ से ज्यादा थी, तब यहां 80 लाख लोग वोट करते थे। सुधार होने के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस बात को देखा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई और पहली बार बहिष्कार हितकारिणी महासभा के जरिए अपना मेमोरेंडम दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हम गुलामों के गुलाम है, कमजोर वर्ग के लोग, इसलिए वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए। फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और बाबा साहब अंबेडकर ने तर्क के आधार पर अंग्रेजों के सामने इस बात को साबित किया कि जब तक अंतिम बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता है, तब तक लोकतंत्र स्थायी नहीं हो सकता है। मुट्ठी भर पैसे वाले लोग, मुट्ठी भर जमीन वाले लोग, मुट्ठी भर धन संपत्ति वाले लोग राज करेंगे और बाकी लोग उनके अंदर में काम करेंगे, तो कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपको पता है? इसके बाद यह परिवर्तन हुआ कि कमजोर वर्गों को वोट का अधिकार मिला। मैं आपको और जानकारी देता हूं, उन 80 लाख वोटर में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की। उन 80 लाख लोगों में सिर्फ पुरुष थे, और पुरुष भी सामान्य जाति के थे, और सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे, उन संपन्न जाति के, सामान्य जाति के लोग वोट करते थे। आप महसूस करके देखो, अमीर अगर वोट करेगा तो गरीब को करेगा या अमीर को करेगा? बताओ आप मुझे, किसे करेगा?
गरीब को अमीर वोट कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने